नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सर आप सभी लोगों का नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एमपीपीएससी 2021 की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो रिवीजन सीरीज चल रही है उस सेगमेंट में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो है मगध साम्राज्य। दोस्तों, इतिहास में मैं मगध साम्राज्य से ही आपकी कहानी शुरू करूंगा। यानी इसके पहले वैसे तो नॉर्मली आपकी किताबों में और आपके नोट्स में या आपने जहाँ भी क्लासेस ली होंगी आपने पढ़ा होगा, और मैं भी जब हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो इसके पहले हम लोग पाषाण एज पढ़ते हैं, स्टोन एज पढ़ते हैं, फिर हम वैदिक सिविलाइजेशन भी पढ़ते हैं और हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ते हैं। उसके बाद में हम आते हैं महाजनपद काल पर। बट प्रीलिम्स में, क्योंकि इसके पहले में प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण शब्दों वाली क्लास में वैदिक काल के जितने भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मैं फिनिश करा चुका हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली जो सब क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोग जानते हैं। वैसे तो मगध साम्राज्य से मैं इतिहास की रिवीजन सीरीज को प्रारंभ करूंगा और आज जो पहला लेक्चर है वो हमारा मगध साम्राज्य पर है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मगध साम्राज्य का इतिहास। एक बैकग्राउंड है उसके पहले कि जब हम इतिहास की स्टडी शुरू करते हैं, हम इतिहास की रूपरेखा को देखते हैं और नज़र दौड़ाते हैं किसी भी किताब में, तो सबसे पहले हम वैदिक सभ्यता से इतिहास की शुरुआत मानते हैं। और जब हम वैदिक सभ्यता से इतिहास की शुरुआत मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में लिखित इतिहास उस समय से हमें प्राप्त हुआ। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता भी इतिहास का एक हिस्सा है, मगर उसका कोई लिखित साक्ष्य या फिर हम कहें कि ऐसा साक्ष्य जो पढ़ा जा सके वो हमें नहीं मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में हिंदुस्तान की सभ्यता संकेंद्रित थी भारत के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, और एक 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर की एक लंबी सिविलाइजेशन हमको दिखाई देती है। वैदिक काल में आर्यंस का आगमन हुआ। कहाँ पर? आर्यंस, जो कि कुछ अलग अलग थ्योरीज आती हैं कि वो कहाँ से आए थे। उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग आर्यंस हिंदुस्तान में आए, नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में बसे और एक उन्होंने सभ्यता की शुरुआत की जिसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता वाले क्षेत्र में ही मौजूद था, नॉर्थ वेस्ट हिस्से में, पंजाब में और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में। और उस सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो जिस क्षेत्र में फैली थी उस क्षेत्र का वर्णन आपको ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। वही आर्यंस अपने अंदर राजनीतिक मैच्योरिटी डेवलप करते हुए, आर्थिक संसाधन बढ़ाते हुए, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज डेवलप करते हुए 600 बीसी के बाद, 1500 से 1000 बीसी वैदिक पीरियड है और 1000 से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड है। तो वो गंगा के मैदान में उतरते हैं उत्तर वैदिक काल में। वहाँ वो एग्रीकल्चर करना शुरू करते हैं। पशुपालन की जगह अब एग्रीकल्चर हो गया, व्यापार बढ़ गया। तो देखते देखते कई सारे नए नए शहरों का उदय भी होता है और राज्य जो है वो महाराज्यों में परिवर्तित होने लगे। 600 बीसी के आसपास जैन लिटरेचर, बौद्ध लिटरेचर और वैदिक लिटरेचर के आधार पर इतिहासकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि हमारे यहाँ 16 यानी 16 बड़े महासाम्राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, और इन्हीं महाजनपदों में से एक था मगध। तो हमारा इतिहास प्रीलिम्स के लिए मगध से हमें शुरू करना है। मगध साम्राज्य, अब इसकी उद्भव के क्या कारण थे, ठीक है, वो सब चीज़ें मेंस का टॉपिक है। जब हम मेंस पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे। फिलहाल हमें मगध साम्राज्य के राजवंशों पर प्रश्न बनते हैं, उसको तैयार करना है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में जब हम पढ़ें तो दो बातें हैं यहाँ पढ़ने की हमारे पास। सबसे पहले हमें वो वंश पढ़ने हैं, वो डायनास्टीज़ पढ़नी है जिन डायनास्टीज़ ने मगध पर रूल किया है, जिन्होंने
मगध पर शासन किया है। तो जब मैं शासन की बात करूं तो मगध में दोस्तों हमें 4 वंशों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हर्यक वंश हमें पढ़ना है, उसके बाद में शिशुनाग वंश हमें पढ़ना है, ठीक, और उसके बाद में हमें नंद वंश पढ़ना है, और इन तीनों के बाद में आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य, इन तीनों को हम प्री मौर्यन एम्पायर या प्री मौर्यन डायनास्टीज कहते हैं। और ये जो प्री मौर्यन डायनास्टीज है, हर्यका, शिशुनाग और नंद वंश, ये 3 जो डायनास्टीज हैं, ये 3 वंश हैं, इसके कई सारे शासकों का वर्णन आपको मिलता है इतिहास में, जो आप लोगों को मुझे लगता है बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शासक जिसके बारे में हमें तैयारी करनी है वो है हमारा बिंबिसार। हम कहें तो पहले पढ़ते हैं हर्यक वंश, और हर्यक वंश का जो पहला शासक है वो बिंबिसार माना जाता है। ये वास्तविक संस्थापक था हर्यक वंश का, और भारत का पहला महान शासक हम इसको कह सकते हैं। इसे वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। जैन साहित्य में इसका श्रेणिक नाम दिया गया है कि इसका नाम श्रेणिक बताया है जैन साहित्य में। आपसे प्रेरणित में प्रश्न बनेंगे कि भाई बिंबिसार का नाम जो था जैन साहित्य में किस नाम से संबोधित किया गया है। अब इसने जब ये शासक बना उस समय मगध का जो लोकेशन था, मगध की जो राजनीतिक स्थिति थी वो थोड़ी सी मुश्किल हालात में थी। तो इसने क्या किया कि मगध की राजनीतिक स्थिति को, मैं आपसे फिर कहूँगा कि यहाँ पर आप एटलस खोलिए, इतिहास वाले पेज पर जाइए और वहाँ मगध की लोकेशन देखिए। जब आप मगध की लोकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके ईस्ट में यानी पूर्व में अंग महाजनपद मौजूद है, पश्चिम में आप देखिए ऊपर कौशल दिखाई देता है। तो ये कई सारे राज्यों से घिरा हुआ था मगध, और मगध की राजनीतिक स्थिति उतनी मजबूत थी नहीं। तो इसने क्या किया, 2 तरीके से चीज़ें अपनाई। सबसे पहले तो इसने वैवाहिक कूटनीति का सहारा लिया, मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी, और मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी या मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू इसने अपनी पॉलिटिकल जो स्टेटस था, राजनीतिक स्थिति, उसको मजबूत करने की कोशिश की। और उसी के तहत इसने चेटक जो लिच्छवी शासक था उसकी बेटी चेलेना के साथ में विवाह किया। फिर इसने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। प्रसेनजीत ने जब अपनी बहन का हाथ इसके हाथ में दिया तो उसने इसको दहेज में एक शहर भी दिया था जिसका नाम था काशी। ये वही काशी है, ये वही वाराणसी है जहाँ से हमारे वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो काशी जो था वो शहर इनको दिया डाउरी में प्रसेनजीत ने। प्रसेनजीत बहुत ताकतवर और बहुत पावरफुल राजा था, ध्यान रखिएगा। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ भी उन्होंने विवाह किया। मध्य देश पंजाब वाले क्षेत्र का एक राज्य था। तो इस तरह से 3 विवाह किए किसने, बिंबिसार ने, ठीक। अब क्या किया उसने, युद्ध सिर्फ एक किया, किसके साथ में, अंग के। अंग का शासक था ब्रह्मदत्त, और ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग को उसने अपने राज्य में मिला लिया। ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग को मर्जर कर लिया, और इस तरह से 16 महाजनपदों में से सबसे पहला महाजनपद अंग मगध में शामिल हो गया। अब बचे कितने, 15, ठीक। अब क्या हुआ, जो बिंबिसार था, बिंबिसार के बाद में उसका बेटा आया। अच्छा, बिंबिसार के बारे में एक बात याद रखना कि बिंबिसार गौतम बुद्ध का शिष्य था, यानी ये बुद्ध के कंटेम्पररी थे, बुद्ध के समकालीन थे। और बिंबिसार ने गौतम बुद्ध से भेंट भी की थी। वही बिंबिसार का जब देहांत हो गया तो उसके बाद में दरअसल उसका बेटा आया। मैं कहूँगा कि उसके देहांत के बाद में ये शासक जरूर बना, पर उसकी हत्या इसी ने की थी। बिंबिसार ने जो है एक अच्छा साम्राज्य स्थापित किया, मगर उसके बेटे अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता को मारकर गद्दी हासिल कर ली, ठीक है। इसीलिए इसको पितृहंता भी कहा जाता है। ये बिंबिसार का पुत्र था। इसका एक और नाम मिलता है आपको, कोणिक। क्या नाम मिलता है, कोणिक। इसने क्या किया, जब अपने पिता को मारकर सत्ता हती आई तो इसका जो मामा लगता था रिश्ते में, प्रसेनजीत, उसने काशी वापस लेने की बात कही। उसने कहा भाई काशी हमें वापस दे दो, हमने आपके पिता को डावरी में दिया था,
पर आपने तो अपने पिता की हत्या कर दी, काशी हमें वापस चाहिए। उस काशी राज्य को लेकर, उस क्षेत्र को लेकर के इसने प्रसेनजीत के साथ में, अपने मामा के साथ में युद्ध किया। और जब युद्ध किया तो प्रसेनजीत हारा, और हारने के बाद प्रसेनजीत को अपनी बेटी वाजिरा का विवाह इसके साथ में, अजातशत्रु के साथ में करना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ी सी फैमिली बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा होगा, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाई दे रहे होंगे। बट यहाँ एक बात दिमाग में रखिएगा कि अजातशत्रु जो है ना, इसे भारत का पहला साम्राज्यवादी शासक कहा जाता है। ये एम्पेरियलिस्ट रूलर था जिसने अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए किसी रिश्ते नाते का ध्यान नहीं दिया, और उसने अपने मामा तक को नहीं बख्शा। इसके बाद में इसके समय पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कंडक्टेड बाय अजातशत्रु। अजातशत्रु की मुलाकात गौतम बुद्ध से भी होती है, और गौतम बुद्ध ही अजातशत्रु जो है ना, पाटलिपुत्र एक ग्राम होता है, वहाँ पर किला बनवाता है। उस किले का निर्माण, उसकी शुरुआत गौतम बुद्ध के श्री कमलों से होती है। गौतम बुद्ध उसका इनॉग्रेशन करते हैं और गौतम बुद्ध घोषणा करते हैं कि ये शहर, ये क्षेत्र भविष्य में भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी बनेगा। उन्होंने घोषणा की थी उस शहर के बारे में। अजातशत्रु बड़ा रेस्पेक्ट करता था गौतम बुद्ध का। हालांकि वो हिंसा का पुजारी था, मगर वो अहिंसा के सबसे पहले अनुयायी गौतम बुद्ध का भी पुजारी था। तो गौतम बुद्ध का जब देहांत हुआ तो अजातशत्रु को एक खबर लगी। अजातशत्रु ने क्या किया, सबसे पहले तो गौतम बुद्ध की जो दाह संस्कार हुआ, उसके बाद में उनकी जो फिजिकल रिमेन्स थी उस पर कई सारे स्तूपों का निर्माण कराया। वैसे गौतम बुद्ध के फिजिकल रिमेन्स पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ था। उसके बाद में अजातशत्रु ने कहा कि गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान, जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का संकलन यानी कंपाइलेशन बहुत ज़रूरी है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अजातशत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई। और कहाँ पर बुलाई थी सोचिए? क्या राजगृह में बुलाई थी, या वैशाली में, या पाटलिपुत्र में? तीनों में से कहाँ सोचिए? तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई, और पहली बुद्धिस्ट काउंसिल का अध्यक्ष वगैरह ये सब चीज़ें अभी हम बुद्धिज्म वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे आते हैं। अब अजातशत्रु के बाद में उसका बेटा आया उदयन, ठीक है। इसने भी अपने पिता को मारकर सत्ता हत्याई थी, इसलिए इस पूरी डायनास्टी को ही पितृहंता डायनास्टी कहते हैं। पाटलिपुत्र शहर की इसने स्थापना की थी। पाटलिपुत्र पहले गांव था, इसने वहाँ पर किला शहर बनाया और उसको राजधानी भी बनाया, और मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया किसने? उदयन ने। ठीक, ये उदयन की कहानी। इसके बाद में आता है अगला डायनास्टी, वो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इसका संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इसने अवंती राज्य को जीत लिया। 16 महाजनपदों की लिस्ट में मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, एक चेदी और एक अवंती। तो अवंती राज्य को जीतने वाला व्यक्ति शिशुनाग था, और शिशुनाग ने जब उसको जीता तो इससे मगध की सीमाएं जो हैं वो दक्षिणी विंध्याचल से भी नीचे तक जा चुकी थी। तो अवंती राज्य की विजय इसका प्रमुख था। मगध साम्राज्य की सीमा इसने फैलाई, वत्स पर अधिकार कर लिया, और इसने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। वैशाली को सेकंड कैपिटल बनाया। वैशाली को इसलिए बनाया क्योंकि वैशाली इसकी मदर का घर था और वो अपनी मदर से बड़ा प्रेम करता था, इसलिए इसने शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। अगला नाम आता है शिशुनाग वंश में, वो है कालाशोक। ये शिशुनाग का बेटा, पुराणों में इसको काकवर्ण बोला गया है। इसने वैशाली से फिर से राजधानी कंप्लीटली पाटलिपुत्र को बना लिया, और इसके समय पर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, क्योंकि गौतम बुद्ध को मरे हुए 100 साल हो चुके थे, और 100 सालों के बाद इसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कराया। कहाँ पर? वैशाली में। ठीक, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके बाद में आता है अगला जो वंश है वो है नंद वंश। तीसरा डायनास्टी जो है वो है नंदा डायनास्टी। नंदा डायनास्टी की खास बात यह है बच्चा कि ये वंश जो था इसकी स्थापना एक ऐसे शासक ने की थी जिसकी तुलना हम भगवान परशुराम से करते हैं। पुराणों में इसे परशुराम का अवतार बताया है, और वो व्यक्ति है कौन? महापद्मनंद। महापद्मनंदा। महापद्मनंद के बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले ये मगध साम्राज्य का सबसे महान शासक था।
महापद्मनंद। इसका महाबोधि वंश में नाम मिलता है उग्रसेन। इसको सर्व क्षत्रांतक भी कहा जाता है, यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। दूसरा परशुराम का अवतार कहा जाता है, यानी भार्गव कहा जाता है। महापद्मनंद ने उड़ीसा पर भी आक्रमण करके कलिंग क्षेत्र को अपने अधीन किया था। इसकी जानकारी बहुत बाद में हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जो कि खारवेला का था, जो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड का था। इसने वहाँ से कई सारे क्षेत्र को जीत करके कई सारे राज्यों को अपने अधीन किया। ये पहला शासक था जिसने दक्षिण में भी मगध की विजय पताका को फहराया। महापद्मनंद के बारे में ये कहा जाता है कि वो जैन धर्म को भी मानता था। महापद्मनंद ने जो था उसने एकराट की उपाधि ली, कलिंग की विजय हासिल की, और इसका एक मित्र था जो इसके दरबार में रहता था, उसका नाम था पाणिनि। पाणिनि वो व्यक्ति था जो संस्कृत का एक महान ज्ञाता था, और उसके नाम पर हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में एक विश्वविद्यालय भी है, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। तो दोस्तों ये जो है महापद्मनंद की कहानी। इसके बाद में इसका एक उत्तराधिकारी जिसका जिक्र मिलता है हमें अंतिम शासक मगध साम्राज्य का, वो है धनानंद। धनानंद जो था वो एक अत्याचारी, दुराचारी और बुरा शासक था अकॉर्डिंग टू सम लिटरेचर। उसने क्या किया, ये नंदवंश का अंतिम शासक था और इसके समय पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि उसकी सेनाएं भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाई, मगर सिकंदर का कंटेम्प्रेरी था ये, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से से एक तूफान खड़ा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, जो पूरे नंदवंश को अपने आप में समेट ले गया और मगध साम्राज्य पर एक नए वंश की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको मारकर? धनानंद को मारकर, जिसे हम कहते हैं मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों ये छोटा सा एक लेक्चर है किस पर? मगध साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास पर। वैसे इसमें सामाजिक और धार्मिक भी आता है, मगर वो अब जब हम धार्मिक इतिहास की बात करेंगे महाजनपद काल में, तो उसमें जैनिज़्म, बुद्धिज़्म आता है, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में तैयार करेंगे। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब MPPSC काफ़ी करीब है आप लोगों के, और जो बच्चे ज़िंदगी में पहली बार MPPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। उन भैया दीदी लोगों से बचें जो अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है। वो आपको किताबों के नाम पर भटकाएंगे, वो आपको ज्ञान के नाम पर भटकाएंगे, वो आपको इंटरनेट के कई सारी वेबसाइट्स बता देंगे। आप इन सब से दूर रहिए। अब आपके पास मुश्किल से 50 दिन बचे हैं। इन 50 दिनों में आप खुद डिसाइड करिए कि आपको कहाँ तक अपनी तैयारी को लेकर के संजीदा रहना है। आप खुद डिसाइड करिए कि आपने क्यों पढ़ा है, वो सफिशिएंट है, उसको तैयार किया है वो सफिशिएंट है, उसको बार बार रिवाइज करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो प्रैक्टिस लगाया है उन प्रश्नों को फिर से रिवाइज करना है। बच्चों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कम से कम हर एक टॉपिक हम बहुत ध्यान से तैयार करें, हर एक चीज़ को। अब कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमने पूरा किताब पढ़ लिया पर हमें समझ में कुछ नहीं आया। कारण है उसके पीछे कि आप विथ माइंड किताब के साथ नहीं हो। देखिए बच्चा, किताब जो है ना, किताब, बुक, ये बहुत अच्छी दोस्त होती है। वो आपको वो सब कुछ सिखा कर देगी जो उसके पास है। बस शर्त यह है कि आप उस किताब को, किताब के साथ न्याय करें। और जब मैं कहता हूं कि भाई न्याय करें, किताब के साथ कैसे जस्टिस होगा, तो किताब के साथ जस्टिस ऐसे होगा कि जब आप किताब पढ़ें तो विथ फुल्ली कंसंट्रेशन पढ़ें। आपका दिल जब किताब के साथ जुड़ेगा तो वो किताब आपसे बातें करने लगेगी, वो आपको स्टोरीज सुनाएगी, वो आपको पूरा का पूरा ज्ञान आपके ऊपर न्यौछावर कर देगी। और अगर आपका मस्तिष्क और दिल उस किताब के साथ नहीं है तो वो आपके साथ में कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। बच्चे रात भर पढ़ते हैं और सुबह देखते हैं कि यार कुछ याद तो हुआ ही नहीं, क्योंकि आप एक तरफ मोबाइल खोल करके बैठे हैं, चैटिंग चल रही है, उधर आप किताब के पन्ने खोल कर बैठे हैं। बताओ न्याय हुआ क्या किताब के साथ? किताब को पढ़ना एक पवित्र काम है।
हम किताब को देवी मानते हैं। बचपन में याद करो क्या करते थे, किताब के अंदर वो विद्या रख देते थे। किताब को जब हम उठाते थे तो सर से लगाते थे। ये किताब होती है, इसको हम सरस्वती का अवतार मानते हैं। और आप जब उसे खोल करके बैठते हैं तो आप किताब खोल कर बैठे हैं, सामने टीवी चल रहा है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि वो किताब आपके साथ जस्टिस करेगी? पूरा पढ़ लिया और फिर पता तो कुछ याद ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं हमें तो। गलत तरीका। तो बच्चा इस चीज़ का ध्यान रखें कि किताब के साथ जस्टिस करें। किताब को एक ऑर्डिनरी नहीं पढ़ें, उसके साथ पूरी तन्मयता लगन के साथ तैयार करें। किताब आपके साथ अच्छा करेगी। और जो किताबें आपने पढ़ ली है ना, उनको फिर से साथ में लाओ, उन्हीं पर रिवाइज करो, उन्हीं की चीज़ों को पढ़ो, आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।